शुरुआत थी, एक संघर्ष की शुरुआत, एक ऐसा संघर्ष जो अपने वजूद को बचाने के लिए था। एक हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी कहलाने के लिए था। सरजमीने मुरादाबाद। आजादी की जंग में नजीर पेश कर चुका ये शहर नवाब मज्जू खां के बाद अपने संघर्ष की पहचान कहीं खो चुका था। पीतल की चकाचौंध में इसकी कुर्बानियां इतिहास के पन्नों तक सिमट सी गई थीं। और उन पर भी वक्त की गर्द जम चुकी थी। बरसों से ये शहर एक चेहरे की तलाश में था, एक ऐसा चेहरा जिसकी नसों में मुरादाबाद का खून दौड़ता हो, जो यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ हो और जिसको यहीं की मिट्टी में खाक होना हो, जो नवाब मज्जू खां की तरह अपने सर पर कफन बांधे हो, जिसके सीने में मुरादाबाद धड़कता हो। एक ऐसा शेर जो मुरादाबाद के बाशिंदों की हुंकार बन सके, जो मुरादाबाद की आवाम की आवाज सत्ता में बैठे हुक्मरानों के कानों तक पहुंचा सके। नाम क्या है? नाम वकी भाई है। नाम वकी भाई। अरे जावेद अमीर लड़के हैं। वकी भाई है। नाम वकी भाई। अरे जावेद अमीर लड़के हैं। वकी भाई है। नाम वकी भाई। अरे जावेद अमीर लड़के हैं। वकी रशीद आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि यही वो नाम है जो मुरादाबाद की नई पहचान बन चुका है। वकी रशीद को संघर्ष अपने पिता से विरासत में मिला है। वकी के पिता जावेद रशीद पेशे से एक वकील थे और मिजाज से शायर। उन्हें ही मुरादाबाद का इतिहास कलमबंद करने का शरफ हासिल हुआ। रूठे हम तो हाथ तेरे रख जगह बन जाएंगे। रूठे हम तो, जो लोग समझ रहे हैं ना कि हम शायद रूठ गए हैं, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उन्हीं की नजर है कि रूठे हम तो खाक तेरे रख जगह बन जाएंगे। बेरुखी के सारे पत्थर मोम के बन जाएंगे। और तुम किसी मंजिल की जानिब बढ़कर देखो तो सही, बलबलों के दरमियां भी रास्ते बन जाएंगे। बलबलों के दरमियां भी रास्ते बन जाएंगे। साल 2019, आजादी के 72 साल बाद केंद्र पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोतल में कैद जिनकी तरह नागरिकता कानून का शिगुफा एक बार फिर छेड़ दिया था। पहले सीएबी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करनी पड़ेगी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। देश का एक तबका हैरान था, क्योंकि सवाल उसकी अपनी और उसके अपने खानदान की
पहचान पर उठने लगे थे। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ देश की आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आई थी। हुकूमत के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पूरा देश सुलग रहा था। हर चेहरे पर एक सवालिया निशान खड़ा था। टीस तो सबके दिल में थी, लेकिन आवाज उठाने का मादा हर किसी में नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में सरफरोशी की तमन्ना लिए कई नौजवान हुकूमत की नाक में दम कर रहे थे। दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर लखनऊ का घंटा घर, हर तरफ एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ धरने शुरू हो चुके थे। तारीखी शहर मुरादाबाद ऐसे में भला कैसे चुप रह सकता था। मुरादाबाद में भी इस कानून के खिलाफ बिगुल फूंका गया। रात ही रात में टेंट लगाकर धरना बैठाया गया। इस तारीखी धरने का गवाह बना मुरादाबाद का ईदगाह मैदान और कमान संभाली वकील रशीद नाम के एक लड़के ने। सर उसको भी मेरा नाम वकील रशीद है। कहाँ के रहने वाले? मैं सर लाजपत नगर में रहता हूँ। हाँ? लाजपत नगर में रहता हूँ। क्या काम करते हो? एडवोकेट है। टैक्सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ। नंबर नोट करो। हम तो ये चाहते हैं बैठने से वापस क्यों नहीं होता सर? बैठने से गांधी जी के बैठने से अंग्रेज वापस चले गए। सर गांधी जी के बैठने से अंग्रेज वापस चले गए। 5 फुट 7 इंच लंबा, एक दुबला पतला आम सा दिखने वाला हिंदुस्तानी, जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अपनी कौम के लिए उसके दिल में दर्द था। और एक कसक ये भी थी कि नवाब मज्जू खां की विरासत ये शहर मुरादाबाद हक और बातिल की इस जंग में कहीं पीछे ना छूट जाए। तुम हमारी जिंदगी के चंद जुमले तो पढ़ो, हम तुम्हारी जिंदगी के हौसले बन जाएंगे। हम तुम्हारी जिंदगी के हौसले बन जाएंगे। ये एक ऐसा मामला था जब हुकूमत के फैसले के खिलाफ विपक्ष में नेता भी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। नाम क्या है? नाम वकील भाई है। नाम वकील भाई। अरे जावेद अमीन के लड़के हैं। लेकिन देश की आवाम सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी। मुरादाबाद में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर वकील रशीद धरने की रूपरेखा पहले ही तय कर चुके थे। धरना लगने से पहले वकी के घर पर ही खुफिया मीटिंग्स हुई, जिनमें यह तय हुआ कि इस धरने को बाकायदा एक कमेटी चलाएगी। 29 जनवरी को जब धरना पूरी तरह लग गया तो एक कमेटी और वॉलंटियर्स की एक टीम बना दी गई। मुरादाबाद के धरने पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थीं।
इस धरने की खुफिया तंत्र को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह धरना किसी राजनीतिक नेता ने नहीं बल्कि एक आम से दिखने वाले लड़के ने लगाया था, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था। हमें बहुत दलीलें दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से और लोगों की तरफ से, आप टीवी देखते होंगे तो उसमें दलीलें लगातार दी जा रही हैं। तो दलील कुछ भी मिले तुम यकीन मत करना, दलील कुछ भी मिले तुम यकीन मत करना, कभी भी जुल्म को मसनद नशीन मत करना। और ये दीन इब्ने अली के लहू की कीमत है, सियासतों के हवाले ये दीन मत करना। शुक्रिया, वक्त के साथ इस धरने की धमक इतनी बड़ी कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल होने को अपना फक्र समझने लगीं। मुरादाबाद के किसी धरने में पहली बार पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी भी आए और बिहार से आरजेडी के विपक्ष के नेता और सांसद मनोज झा भी। जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुर्बा से नाजायज काम कराती हो, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अगर सबसे पहला असर कटेगा तो सुधार की ब्रह्मांड का कटेगा। तमाम मतभेद भुलाकर उलेमाओं ने भी एक ही मंच साझा किया। मौलाना तौकीर रजा से लेकर जमीयत के मौलाना काब और अशद रशीदी हों या शहर इमाम हों या उनके नायब सैयद फहद अली, सभी ने इस मंच से अपनी बात खुलकर सामने रखी। पूरे धरने के दौरान शहर का माहौल हरगिज खराब नहीं होने दिया गया। मैं अपनी शहर की आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ मुरादाबाद की, कि जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो बराए मेहरबानी अमन शांति रखें, सड़कों पर नारेबाजी बिल्कुल ना करें। धारा 144 लागू है, आपको जो बात कहनी है उस मैदान में आए, सबकी बात इस मैदान में रखी जाएगी, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ये मंच सबके लिए है। धरने की पूरी जिम्मेदारी एक नौजवान पर थी और उसकी समझ और सोच पर सबको भरोसा था। हमने अशकों से भी बर्पा वो कयामत की है, हमने अशकों से भी बर्पा वो कयामत की है। और नाम तारीख से कौन उसका मिटा सकता है, नाम तारीख से कौन उसका मिटा सकता है, जिसने सरदे के उसूलों की हिफाजत की है। धरना यूं ही दिनों रात चलता जा रहा था कि अचानक अखबारों की सुर्खियों में कोरोना आ गया। कोरोना के जाल में पूरी दुनिया जकड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में भी केसेस निकलना शुरू हो गए थे। 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रशासन ने वकील रशीद पर भी धरना खत्म करने का भरपूर दबाव बनाया। बावजूद इसके धरना बदस्तूर जारी रहा। हालांकि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए धरना कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कोरोना महामारी की वजह से धरने को स्थगित करने पर सहमति भी बन गई और यह तय पाया गया कि 23 मार्च की रात को सुरक्षा के मद्देनजर धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह 8 बजे शाहीन बाग और घंटा घर का धरना उखाड़ दिया गया। और सुबह 11 बजे मुरादाबाद में लगे ईदगाह धरने के टेंट को भी जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया गया।
वकी रशीद और उनके साथियों पर कई धाराओं में मुकदमे लगाए गए। उनकी आवाज को दबाने की लाख कोशिश की गई। कमेटी में फूट तक डलवाया गया, लेकिन वकी पर एक जुनून तारी था कि इनकी हर झूठी तसल्ली से बगावत कर दो, इनकी हर एक झूठी तसल्ली से बगावत कर दो, अपना हक छीन लो, ऐलान हुकूमत कर दो। अपनों को हक दिलाने का फितूर ना तो उन्हें रात में सोने दे रहा था और ना दिन में चैन लेने दे रहा था। भले ही ईदगाह का धरना ना रहा हो, शाहीन बाग की वो रौनक ना रही हो, लेकिन इन शेरों ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। वकी की इस मुहिम पर कोरोना ने एक लघु विराम तो जरूर लगा दिया, लेकिन जब तक हुकूमत अपना रुख साफ नहीं करती, ये मुखालफत ऐसे ही जारी रहेगी। वकी ने जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा करना उनकी जिंदगी का अब सिर्फ यही मकसद बचा है। आज वो आवाम की आवाज बन चुके हैं, उनके दिलों की धड़कनों में बस चुके हैं। इतिहास में जब जब एनआरसी और एनपीआर का जिक्र होगा मुरादाबाद का, जिक्र होगा ईदगाह का, जिक्र होगा 55 दिन चले एक संघर्ष का, और जिक्र होगा वकी रशीद का। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।